सुप्रभात। नमस्कार सभी विद्यार्थियों को बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बीए और बीए बीएड द्वितीय वर्ष के विषय इतिहास के रूप में अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास जिसका प्रथम प्रश्न पत्र है हमारा ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास 12वीं से 18वीं शताब्दी का इसका टाइमिंग है। इसी में आज टॉपिक जो हमारा होगा प्रकरण के रूप में वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, रिसोर्स जिनको कह सकते हैं अंग्रेजी में। रिसोर्स का मतलब वे स्रोत जिनसे हमें हमारे इतिहास अर्थात अतीत की जानकारी मिलती है, उसका आज हम अध्ययन करेंगे, जिसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के नाम से जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रस्तावना के रूप में कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत किस रूप में है। तो देखिए, जिस प्रकार हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को पुरातात्विक सामग्री के आधार पर देखते हैं, जिसमें पुरालेख है, अभिलेख है, शिलालेख है, गुहालेख है और भी सिक्के हैं, मुद्राएं जिन्हें कहते हैं, इनके आधार पर प्राचीन इतिहास की जानकारी पता चलती है। उसी प्रकार मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने में सबसे प्रमाणिक और विश्वसनीय जो स्रोत रहा है वो रहा है साहित्यिक स्रोत। कौन सा रहा है? साहित्यिक स्रोत। क्योंकि साहित्यिक स्रोत में अनेक विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा अपने समय की शासकों के शासनकाल में रहते हुए दरबारी कवि के रूप में, दरबारी साहित्यकार के रूप में अनेक रचनाओं को लिखा और रचित किया। इसीलिए उनका आत्मोदय का हाल भी इन ग्रंथों में देखने को मिलता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी में प्रमाणिक स्रोत के रूप में उस समय के साहित्यिक स्रोत का विशेष उल्लेखनीय स्थान रहा। अर्थात साहित्यिक स्रोत जो रहा वो अलग अलग भाषाओं में रहा, क्योंकि उसमें मध्यकालीन समय था अर्थात मुस्लिम समाज का भारत में आगमन हो चुका था। इसीलिए फारसी, अरबी और क्षेत्रीय भाषाएं और क्षेत्रीय जो भाषाएं थी, उन भाषाओं में साहित्य को लिखा गया। अर्थात वे भाषाएं जिसमें क्षेत्रीय भाषा के रूप में बोली जाती थी, जिसमें कई ग्रंथ हिंदी में भी लिखे गए, कई ग्रंथ उर्दू में भी लिखे गए, लेकिन मुख्य फारसी और अरबी जो थी वो मध्यकाल की मुख्य भाषा रही। मध्यकाल में कौन सी भाषा रही? अरबी और फारसी उस समय की महत्वपूर्ण भाषाएं थी, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं का भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक योगदान रहा। इसीलिए उस समय के जो ग्रंथ लिखे गए वो व्यापक में ऐतिहासिक, इस रूप में ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में, इसके रूप में ऐतिहासिक ग्रंथों के रूप में रहे। इसीलिए हम तीसरे पॉइंट में जब पढ़ेंगे तो मध्यकालीन ग्रंथ पढ़ेंगे और उनके लेखक कौन थे, जिन्होंने ग्रंथों को लिखा, उनका अध्ययन विधिवत रूप से करेंगे। तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ जो है वो इतिहास की पूर्णतः विधिवत रूप से जानकारी प्रदान करते हैं। उन्हीं ऐतिहासिक ग्रंथों में बहुत से ग्रंथ हैं जिनमें इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग यात्रा वृत्तांत के रूप में, आत्मकथाओं के रूप में, यहाँ तक कि कुछ शासकों के द्वारा भी अपने जीवन की कथा को आत्मकथा के रूप में लिखा, जिसे उनकी आत्मकथाएं कहा जाता है। यहाँ तक कि इतिहासकारों ने और विद्वानों ने भी अपने आत्मकथा के आधार पर इतिहास को उल्लेखित किया। तो यात्रा वृत्तांत, आत्मकथाएं और इतिहासकारों की रचनाएं, ये अपने आप में मध्यकाल को इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में और बात करें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए आंखों देखा जो हाल उस समय के विद्वानों के द्वारा लिखा गया वो सबसे ज्यादा प्रमाणित माना गया। इसीलिए इसमें साहित्यिक स्रोत को सबसे महत्वपूर्ण आधार दिया गया है। तो याद रहे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में महत्वपूर्ण स्रोत जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत अर्थात वो स्रोत जिसके आधार पर हम मध्यकाल को जान सकते हैं। और याद रहे कि हम यहाँ पर 8वीं शताब्दी से ही इतिहास को जानना शुरू करेंगे, क्योंकि प्राचीन इतिहास जो माना जाता है मुख्यतः वो 7वीं शताब्दी तक माना जाता है। प्रथम से लेकर 7वीं शताब्दी तक का काल जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास में आता है। अगर भारत के इतिहास की बात करते हैं तो, और 8वीं से लेकर 18वीं तक का जिसमें आता है
वो आता है मध्यकालीन इतिहास में 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी तक का जो समय है, ये समय अपने आप में किसमें आता है? मध्यकाल में माना जाता है। तो याद रहे मध्यकालीन इतिहास को हम 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक के साहित्यिक स्रोतों के आधार पर अध्ययन करेंगे, क्योंकि मुसलमानों की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हो गई थी और सबसे पहले कहाँ हुई थी? सिंध से। भारत में जो पश्चिम दिशा में सीमांत प्रदेश के रूप में था सिंध, वहां पर सबसे पहले 711 में, कई जगह 12 भी है, तो 711-12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो था, ये पहला व्यक्ति था जिसने भारत पर मुसलमान के रूप में आक्रमण किया और सिंध पर अधिकार करते हुए यहीं से मुस्लिम शासन की शुरुआत की। अर्थात मुस्लिम शासकों या मुस्लिम लोगों द्वारा जो शुरुआत की गई, वो शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम से मानी जाती है। ये पहला व्यक्ति था जिसने 712 में सिंध पर आक्रमण किया और सिंध पर आक्रमण करते हुए आगे बढ़ते मुल्तान तक अपना क्षेत्राधिकार स्थापित किया। और उसके बाद फिर गजनवी, और उसके बाद फिर गोरी, और उसके बाद फिर संततकाल, और उसके बाद फिर मुगल काल। ये मुस्लिम समाज का वह समय है जिसने भारत पर लंबे समय तक शासन किया। 8वीं से 12वीं जो शताब्दी रही, उनमें गोरी और गजनवी ने, यहाँ तक कि यहाँ से शुरू हो गई तो हमें कह सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम जो था वो 8वीं शताब्दी में आया, इसलिए 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी जो गोरी के समय की महत्वपूर्ण मानी जाती है, वहाँ तक तो अरबियों ने भारत पर आक्रमण किए। सबसे पहले कौन थे? ये अरबी। जाति में बात करें तो सबसे पहले अरबी मुसलमानों ने जो अरब देश से आए थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किए। तो उन्हीं के आधार पर उनके साथ का इतिहास का उनका इतिहास लिखा, जिसका हम विधिवत रूप से उल्लेख करेंगे, तो अरबी भाषा में लिखा गया। उसके बाद अरबियों के बाद फिर आए तुर्की। फिर कौन आए? तुर्की। तो तुर्कियों में किनका नाम आता है? गजनवी और गोरी का नाम आता है, जो विशेष उल्लेखनीय थे। जो तुर्की थे, गजनवी, इसका पूरा नाम है महमूद गजनवी और इसका नाम है मोहम्मद गोरी। इन दोनों ने लुटेरी जाति के रूप में, लुटेरों के रूप में भारत पर कई उद्देश्य लेकर भारत आए और आक्रमण किए और भारत में विधिवत रूप से उन्होंने शासन की गद्दी प्राप्त की। तो ये था गोरी का समय 12वीं शताब्दी का। और 12वीं शताब्दी के बाद से लेकर 18वीं तक जो हम पढ़ते हैं विधिवत रूप से, 12वीं से 18वीं, इसमें दो काल आते हैं महत्वपूर्ण रूप से। पहला काल दिल्ली का शासन जो रहा, दिल्ली को राजधानी जो बनाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वहीं से दिल्ली सल्तनत का शासन शुरू हुआ। और दिल्ली सल्तनत की शासन की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से की और 1206 से आरंभ होकर 1526 तक, जहां तक इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, वहां तक के समय को हम दिल्ली सल्तनत काल कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली का सल्तनत काल। इसी सल्तनत काल के शासकों में तुर्की भी रहे। तुर्कियों के बाद फिर कौन आ गए? अफगान आ गए, क्योंकि लोदी जो वंश था वो अफगान था, तो इसलिए तुर्की और अफगानों ने सल्तनत काल के दौरान शासन किया। और फिर 1526 के बाद, 1526 से आरंभ होते हुए 1858 तक बोल सकते हैं हम, क्रांति तक, यानी कि 57वीं क्रांति तक जो रहा भारत में, वो रहा मुगल वंश। अर्थात मुगल काल। जो कौन थे? मुगल थे। कौन थे? मुगल। तो याद रहे ये मुगल थे जिन्होंने लंबे समय तक भारत पर शासन किया और ये समय मध्यकाल का मुगल वंश के नाम से इतिहास में जाना गया। तो इस समय के दौरान, यानी मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मुगल काल के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय तक का जो काल है, वो भारत में मुस्लिम समाज का वह काल है जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के नाम से जाना जाता है। इस मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शुरुआत हम वहां से करेंगे साहित्यिक ग्रंथों की, जहां से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, अरबियों ने भारत पर आक्रमण किया। तो जाति का पता लग गया कि सबसे पहले अरबियों ने आक्रमण किए, फिर तुर्कियों ने किए, कुछ बीच में मंगोल भी आए थे जो लुटेरी जाति ने शासन नहीं किया, इसमें मंगोलों को हमने देखा नहीं, खाली लुटेरी जाति के रूप में है। उसके बाद अफगान आए और अफगान के बाद कौन आए? मुगल आए। तो इस प्रकार से इतिहासकारों ने आंखों देखा हाथ जो लिखा वो इन्हीं सभी समय के अनुसार विधिवत रूप से उल्लेखित किया। तो अब पढ़ते हैं हम प्रमुख साहित्यिक स्रोत।
साहित्यिक स्रोत जो है वो भाषा के आधार पर लिखे गए ग्रंथों को कहा जाता है। इसमें साहित्यिक ग्रंथों में विशेष रूप से फारसी और उर्दू में जो लिखे गए ग्रंथ थे और क्षेत्रीय भाषाओं में जो लिखे ग्रंथ थे वो उल्लेखनीय हैं। तो अब तीसरा पॉइंट लेते हैं कि मध्यकालीन प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनके लेखक कौन कौन से ग्रंथों के नाम मैंने लिख दिए हैं। अब इन्हीं के साथ मैं आपको उनके लेखकों के नाम भी बताऊंगा और इस ग्रंथ में क्या वर्णित किया है इसका भी उल्लेख करेंगे। तो आप ध्यान से देखें। हम शुरुआत करते हैं पहले ग्रंथ से जिसका नाम है चचनामा। क्या नाम है? चचनामा। और ये ग्रंथ जो है वो अरबों के सिंध विजय का उल्लेख करता है क्योंकि 8वीं शताब्दी का है। कौन शताब्दी का है? 8वीं शताब्दी का। याद रहे टाइमिंग 8वीं शताब्दी से ही हम पढ़ रहे हैं, इसलिए 8वीं शताब्दी का ग्रंथ है ये। और 8वीं शताब्दी में चचनामा जो लिखा गया था वो सिंध विजय के बारे में लिखा गया है इसके अंदर, और इसे सर्वप्रथम अरबी भाषा में लिखा गया, तत्पश्चात इसका फारसी भाषा में भी अनुवाद किया गया। तो आपको याद रहे प्रथम भाषा की बात करें तो भाषाओं में दो भाषाएं विशेष थी, पहले अरबी भाषा और दूसरी जो भाषा रही वो कौन सी रही? फारसी भाषा। ठीक है, इन दो भाषा को विशेष पसंद था। तीसरे नंबर पर क्षेत्रीय भाषाएं कौन सी आएगी? क्षेत्रीय भाषाएं। इसमें भारतीय भाषाएं आएगी जो यहाँ पर उसमें बोली जाती थी, इसलिए उनको क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में जाना जाएगा। तो क्षेत्रीय भाषाओं में भी साहित्य का सृजन किया गया, इसीलिए चचनामा जो था पहले अरबी में लिखा गया और उसके बाद उसका अनुवाद जिसने किया इसमें फारसी में वो था मोहम्मद अली कूफी। मोहम्मद अली कूफी, याद रहे नाम था मोहम्मद अली कूफी। इसने इसको क्या किया? फारसी में अनुवाद कर दिया। इसमें अनुवाद किया फारसी भाषा में। पहले किसमें था ये? पहले ये ग्रंथ किसमें था? अरबी भाषा में था। बाद में इसका फारसी वर्जन जिसने किया वो था मोहम्मद अली कूफी। और किस समय का था ये? 8वीं शताब्दी का। नाम क्या था? चचनामा। और इस ग्रंथ में क्या उल्लेखित किया गया? इसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमणों का उल्लेख है। उससे पहले सिंध की स्थिति कैसी थी भारत में वो जानकारी का उल्लेख पता चलता है, इसलिए इस ग्रंथ को तारीख-ए-हिंद या तारीख-ए-सिंध भी कहा जाता है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तारीख-ए-हिंद या तारीख-ए-सिंध किस ग्रंथ को कहा जाता है? इतिहासकारों के अनुसार आप बता सकते हैं तारीख-ए-हिंद या तारीख-ए-सिंध जो है वो चचनामा को कहा जाता है। तो पहला ग्रंथ कंप्लीट। दूसरा है तारीख-ए-सिंध या तारीख-ए-मासूमी। इसे लिखा था मीर मोहम्मद मासूमी ने, अर्थात इस ग्रंथ के लेखक है ये। इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर अकबर के शासनकाल तक का सिंध के इतिहास का वर्णन किया। तो ये अपने आप में क्या है? सिंध का इतिहास पूरा। इसका इतिहास है सिंध जो है प्रांत, सिंध प्रांत का पूरा इतिहास इसमें कहां से लेकर मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी के समय से लेकर अकबर के समय तक, यानी कासिम से लेकर अकबर तक का इसमें घटनाक्रम है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ये क्या नाम है ग्रंथ का? तारीख-ए-सिंध या तारीख-ए-मासूमी। और इसके लेखक कौन है? मीर मोहम्मद मासूम। और इसमें इसकी रचना जो की गई वो लगभग 1600 के आसपास की गई। इस ग्रंथ की रचना जो की गई थी 1600 के समय में की गई। जब भी अकबर के समय का इसमें उल्लेख मिलता है तो 1600 के समय अकबर था, इसलिए 1600 के समय में लिखा। लेकिन पूर्व इतिहास लिखा, पुराना इतिहास लिखा, कहाँ से लिखा? मोहम्मद बिन कासिम से लिखा। कहाँ से लिखा? मोहम्मद बिन कासिम से लिखा। और कहाँ तक लिखा? अकबर तक। तो ये था तारीख-ए-सिंध या तारीख-ए-मासूमी, क्योंकि इसमें सिंध का पूरा इतिहास उल्लेखित किया गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपना तीसरा ग्रंथ जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इस ग्रंथ में किसके द्वारा लिखा गया? तारीख-ए-यामीनी। ग्रंथ का नाम है तारीख-ए-यामीनी। और इस ग्रंथ में लेखक थे अब्बू मोहम्मद इब्न उत्बी। अब्बू मोहम्मद इब्न उत्बी थे। इन्होंने सुबुतगीन से लेकर उसके शासनकाल का उल्लेख करते हुए महमूद गजनवी के समय का वृत्तांत पूरा उल्लेखित किया। सुबुतगीन और मोहम्मद गजनवी जो था उसके काल को उसमें उल्लेखित किया है। महमूद गजनवी जिसे कहते हैं, महमूद गजनवी। इसके इतिहास की जानकारी जो पता लगती है वो किससे मिलता है? तारीख-ए-यामीनी से, क्योंकि यामीनी वंश इनका वंश था। महमूद गजनवी के वंश की भी बात करते हैं तो कई बार पता चलता है कि इसके वंश का नाम क्या था? यामीनी वंश था। जैसे गौरी के वंश का नाम था सैंसनी वंश और इसके वंश का नाम क्या था? यामीनी वंश। तो यहाँ पर तारीख-ए-यामीनी से सुबुतगीन से लेकर
महमूद गजनवी के इतिहास का पूरा वृत्तांत इसमें उल्लेखित किया गया है। अगला ग्रंथ है नंबर 4 तारीख-ए-मसूदी। तारीख-ए-मसूदी देखिए नाम से पता लग रहा है इसके लेखक मसूदी थे, इसलिए इसका ग्रंथ का नाम तारीख-ए-मसूदी। इसका नाम था पूरा अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहारी है। इन्होंने गजनवी तथा मसूद का इतिहास लिखा, क्योंकि दरबारी कवि थे गजनवी का, तो गजनवी की दरबारी कवि होने के कारण इसने ग्रंथ लिखा तारीख-ए-मसूदी। ठीक है। अगला है 5वां तारीख-उल-हिंद। तारीख-उल-हिंद किसको कहते हैं? इस ग्रंथ के लेखक है अल-बिरूनी, बहुत फेमस इतिहासकार रहे हैं अल-बिरूनी, जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। अल-बिरूनी ये अपने आप में महत्वपूर्ण इतिहासकार है, इतिहासकार बोलते हैं क्योंकि इनके द्वारा जो इतिहास लिखा गया है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो कि तारीख-उल-हिंद के नाम से 10वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन्होंने अपने समय के अनुसार प्रतिभाशाली विद्वान के रूप में अरबी और फारसी के प्रकांड पंडित होते हुए गणित और चिकित्सा और दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र के अच्छे ज्ञाता के रूप में अपनी विद्वता का परिचय दिया। यहाँ तक कि उन्होंने भारत में रहकर हिंदू धर्म दर्शन का भी अध्ययन किया, और इन्होंने यहाँ पर भारत में रहकर हिंदू धर्म दर्शन के साथ साथ संस्कृत और उसका अध्ययन करते हुए कई ग्रंथों को जाना, और उसी के साथ साथ अपने भारत में रहकर अरबी और फारसी में उनका अनुवाद करते हुए प्रमुख जो ग्रंथ लिखा उसको तारीख-उल-हिंद के नाम से जानते हैं। तो ये था अल-बिरूनी का महत्वपूर्ण ग्रंथ तारीख-उल-हिंद, और इस ग्रंथ में गजनवी के समय के इतिहास की जानकारी पता चलती है। तो ये भी 9वीं-10वीं शताब्दी का है, जिसमें मोहम्मद गजनवी का समय था, उस समय के इतिहास की जानकारी पता चलती है। नेक्स्ट है 7वां छठा ताज-उल-मासीर। ताज-उल-मासीर देखिए, ये देखिए कौन है इसके, और ये ग्रंथ कौन सा है? ताज-उल-मासीर के लेखक है हसन निजामी। कौन है? हसन निजामी, याद रहे इसके नाम है हसन निजामी। और इन्होंने जो लिखा है इसमें, इसके बारे में लिखा है हसन निजामी ने, इन्होंने लिखा है इसमें 1232 ईस्वी के इतिहास की जानकारी का उल्लेख मिलता है, जिसमें गोरी से आक्रमण यानी गोरी के आक्रमण से लेकर भारत की स्थिति वहां तक बताई है जहां तक ऐबक और इल्तुतमिश यानी कि दिल्ली सल्तनत का शासनकाल जब आरंभ हो जाता है, और उसमें ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद जो इल्तुतमिश रहा उसका इसने उल्लेख किया है अपने इस ग्रंथ में, जिसका नाम है, क्या नाम है? ताज-उल-मासीर। क्या नाम है? ताज-उल-मासीर, जो 1232 तक के इतिहास के कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के इतिहास को उल्लेखित करता है, जिसके लेखक थे हसन निजामी। नेक्स्ट आता है तबकात-ए-नासिरी। तबकात-ए-नासिरी जो थे इसके लेखक थे मिनहाज-उस-सिराज। देखो उस नाम में क्या कहते हैं आप? मिनहाज उस सिराज, ये जो थे वो तबकात-ए-नासिरी के लेखक थे। क्या थे? लेखक। याद रहे पूछने के बाद इसके लेखक कौन है? तबकात-ए-नासिरी के। तबकात-ए-नासिरी के लेखक थे मिनहाज-उस-सिराज, इसके लेखक थे। और इन्होंने इस ग्रंथ में प्राचीन काल से लेकर यानी 658 ईस्वी का समय प्राचीन काल में आएगा, तो वहां से लेकर 1358 ईस्वी तक के समय के इतिहास को उल्लेखित किया है, जिसमें गौरी और गुलाम वंश के शासकों की जानकारी का विशेष उल्लेख मिलता है। गौरी यानी मोहम्मद गौरी और गुलाम वंश के जो शासक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, बलबन है, रजिया है, इनका उल्लेख भी इस लेखक के द्वारा किया गया है। इसका नाम है मिनहाज-उस-सिराज, और ग्रंथ का नाम क्या है? तबकात-ए-नासिरी। तो याद रहे ये लेखक भी इतिहास में मध्यकालीन इतिहासकार के रूप में बहुत फेमस रहे, उन्होंने इस ग्रंथ को लिखित किया। अब बात करते हैं अगला 8वां खुजाइन-उल-फुतूह। लेखक का नाम है खुजाइन-उल-फुतूह, ग्रंथ का नाम है जिसे तारीख-ए-अलाई भी कहते हैं। खुजाइन-उल-फुतूह क्या कहते हैं? तारीख-ए-अलाई। तारीख-ए-अलाई ये ग्रंथ जो था इसका दूसरा नाम है वो क्या है? तारीख-ए-अलाई ही इसे कहते हैं। और इसके लेखक जो था इसको फारसी में लिखा गया था, और उसके लेखक बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, जिनका नाम था कवि अमीर खुसरो। कवि कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये अपने आप में महत्वपूर्ण कवि थे, लेखक थे, विद्वान थे, इतिहासकार थे, कई नामों से इनको पुकारते हैं, क्योंकि इनमें एक विशेषता नहीं थी, ये अपने आप में बहुत प्रखंड विद्वान थे, इसलिए इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ये कवि भी थे, विद्वान भी थे, इतिहासकार भी थे, साहित्यकार भी थे और लेखक भी थे। इसीलिए राष्ट्रकवि के रूप में भी उन्होंने कार्य किया, इसलिए उन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो नाम था खुजाइन-उल-फुतूह। और इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई ग्रंथ लिखे हैं जो इनके इतिहास की जानकारी को उल्लेख करते हैं। देखिए 1290 से लेकर 1325 तक इन्होंने ये ग्रंथ लिखा,
मिफ्ताह उल फुतूह ये इनका दूसरा ग्रंथ है, तुगलकनामा ये तीसरा ग्रंथ है, नुहू सिफीर ये इनका चौथा ग्रंथ है, गुरात उल कमाल ये इनका पांचवा ग्रंथ है और देवदरानी ये इनका छठा ग्रंथ है। तो इस प्रकार से अमीर खुसरो ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास में साहित्यिक स्रोत के रूप में अनेक ग्रंथों की रचना की जो समय के इतिहास को विधिवत रूप से लिखित करते हैं, जिसमें पहला खुजाइन उल फुतूह है और उसके बाद के ग्रंथों की बात करें तो मिफ्ताह उल फुतूह, तुगलकनामा, नुहू सिफीर सिफेहर जिसे कहते हैं, गुरात उल कमाल और अंतिम जो था वो था देवदरानी। इस प्रकार से ये थे अमीर खुसरो जो 13वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण इतिहासकार थे। कौन शताब्दी के? 13वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण मोहम्मद जो बिन तुगलक था उसके समय पर उन्होंने विधिवत रूप से लिखित लिखा है। तो यहाँ तक का इतिहास है इनका, जिसमें विशेष रूप से इन्होंने भारत को उल्लेखित किया। अब है नौवां तारीख ए फिरोजशाही। तारीख ए फिरोजशाही ये दो ग्रंथ है, तारीख ए फिरोजशाही यहाँ भी और यहाँ भी इनके लेखक अलग अलग है। ग्रंथ एक ही शासक के बारे में लिखा गया है। इसमें इसका लेखक है जियाउद्दीन बर्मी। पहले ग्रंथ का नाम कौन है? तारीख ए फिरोजशाही का जियाउद्दीन बर्मी। जियाउद्दीन बर्मी। बर्मी अपने आप में बहुत फेमस इतिहासकार रहा है, इसको बर्मी के नाम से भी जानते हैं, जियाउद्दीन बर्मी। तो इन्होंने फिरोज तुगलक का इतिहास लिखा है इसमें, इसलिए इसका नाम है तारीख ए फिरोजशाही अर्थात तुगलक वंश के समय का ये इतिहासकार है। इसमें जियाउद्दीन बर्मी ने बलबन के समय के राज्यों से लेकर फिरोज तुगलक के काफी लंबे समय तक के शासन के इतिहास को उल्लेखित किया है, इसलिए इसको फतवा ए जहादरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फतवा ए जहादरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रंथ भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, इसलिए तारीख ए फिरोजशाही का फतवा ए जहादरी भी जियाउद्दीन बर्मी के द्वारा ही लिखा गया। तो ये ग्रंथ कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो उसमें का महत्वपूर्ण ग्रंथ था और इसके लेखक कौन थे? फिरोज, जिसका नाम है तारीख ए फिरोजशाही, इस ग्रंथ के लेखक है फिरोज का दरबारी कवि शम्स ए सिराज अफीक। शम्स ए फिराज असीज इसका नाम था, जिसने फिरोज शाह के बारे में लिखा। इसका नाम दोबारा रिपीट करता हूँ, शम्स ए सिराज अफीक। शम्स ए सिराज अफीक। और यहाँ जगह नहीं है इसलिए याद रखें, अफीक के नाम से इसको जानते हैं, अफीक। शम्स ए सिराज अफीक जो था इसने तारीख ए फिरोजशाही लिखी और इसमें क्या लिखा? इसमें फिरोज शाह के बारे में उल्लेखित किया। ये जियाउद्दीन बर्मी के बाद का ग्रंथ है, इसलिए इस ग्रंथ में संपूर्ण रूप से फिरोज शाह के शासनकाल की जानकारी का उल्लेख मिलता है। तो फिरोज शाह तुगलक जो था, तुगलक वंश का शासक, उसके बारे में दो विद्वानों ने उल्लेखित किया, जियाउद्दीन बर्मी ने तारीख ए फिरोजशाही में, और फिर तारीख ए फिरोज शाह में किसने लिखा? शम्स ए सिराज अफीक ने उल्लेखित किया। और तीसरा फिरोज शाही, इसका नाम है फुतहात ए फिरोजशाही। ये भी फिरोज तुगलक के इतिहास का उल्लेख करता है। इसका लेखक स्वयं कौन था? फिरोज तुगलक, क्योंकि फिरोज तुगलक स्वयं विद्वान था, साहित्यकार था, इतिहासकार के रूप में उसने भी कार्य किया और उसने स्वयं के बारे में लिखा, इसलिए इसका लेखक स्वयं कौन था? फिरोज तुगलक। तो याद रहे, फुतहत ए फिरोजशाही इसने लिखी और स्वयं कौन था? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक, ठीक है, उन्होंने अपने जीवन ग्रंथ को इसमें उल्लेखित किया। उसके बाद 12वां है सीरत ए फिरोजशाही। सीरत ए फिरोजशाही, सीरत का मतलब क्या? क्रम से है। सूरत और सीरत दो शब्द होते हैं। या सीरत किसको कहा जाता है? क्रम जो करते हैं उसको सीरत कहते हैं, और सूरत किसे कहते हैं? हमारा जो दिखता है शारीरिक रूप, उसको हम सूरत कहते हैं। तो यहाँ पर सीरत ए फिरोजशाही है और इस ग्रंथ के लेखक थे अज्ञात, यानी कि इतिहासकारों के अनुसार उसका नाम याद नहीं है, परंतु इस ग्रंथ में फिरोज तुगलक के गुणों का वर्णन किया गया है। अर्थात 14वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन शताब्दी का? 14वीं शताब्दी का। इसका नाम सीरत ए फिरोजशाही। इसके लेखक क्या है? अज्ञात। अगला है 11 हो गया। अब है 13वां, फुतूत ए सलातीन। फुतूत ए सलातीन, इसके लेखक थे जिसका नाम था ख्वाजा अबू बर्क इस्लामी। ख्वाजा अबू बर्क इस्लामी थे, इन्होंने मोहम्मद तुगलक के समकालीन इतिहास के रूप में ग्रंथ लिखते हुए सुल्तान महमूद गजनवी से लेकर बहमन शाह तक के शासनकाल का उल्लेख किया। तो ये भी अपने आप में लंबे समय तक के इतिहास लिखा है हमने। इसका नाम था फुतूत सलातीन और लेखक का नाम क्या था? ख्वाजा अबू बर्क इस्लामी। इस्लामी बहुत फेमस इतिहास कर रहा है, इसलिए इसका शॉर्ट नेम इस्लामी प्रसिद्ध है, इस्लामी, ठीक है। अब है चौथा, किताब उल रिहाला भी कहते हैं इसे, तुहफत उल नुज़ार भी कहते हैं। तो किताब उल रिहाला जो थी पुस्तक, इसके लेखक थे
इब्न बतूता, ये भी फेमस इतिहासकार रहे हैं 14वीं शताब्दी के इब्न बतूता। ये जो लेखक रहे हैं ये 13वीं-14वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने किताब उल रिहाला लिखा। इसका दूसरा नाम है तुहफत उन नुज़ार। ठीक है, तो ये सल्तनत काल के महत्वपूर्ण ग्रंथों में गिना जाता है। और इतिहासकार का नाम था इब्न बतूता, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटना को विस्तार से लिखा। जिसमें महमूद तुगलक वंश था, उसका शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसका उल्लेख इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक किताब उल रिहाला में उल्लेखित किया। तो ये भी उस समय के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट अगला है 15वां तारीख मुबारक शाही। इसके लेखक थे अहमद सरहिंदी। कौन थे इसके लेखक? तारीख मुबारक शाही के मोहम्मद सरहिंदी। और इन्होंने इसमें क्या लिखा? इसमें ग्रंथ में गोरी से लेकर सैयद वंश के सुल्तानों का वर्णन किया। गोरी से लेकर सैयद वंश, लोधी वंश से पहले का वंश है, वहां तक का इसमें उल्लेख किया। तारीख मुबारक शाही जो गोरी से लेकर सैयद वंश तक का उल्लेख करती है। नेक्स्ट है 16वीं तारीख मुस्ताकी। तारीख मुस्ताकी जो थी, जिसको कहते हैं, इसके लेखक थे रिजगुल्लाह मुस्ताकी। पूरा नाम था रिजगुल्लाह मुस्ताकी। और इस ग्रंथ में काव्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया। याद रखें, यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें काव्यात्मक रूप में इतिहास को लिखा गया। काव्यात्मक अर्थात हिंदी में काव्य जो होती है रचना, उसके आधार पर उन्होंने तारीख मुस्ताकी लिखी। और इसका किस भाषा के रूप में लिखा? काव्यात्मक शैली के रूप में इसका उल्लेख किया गया। और लेखक कौन थे? रिजगुल्लाह मुस्ताकी। 17वां ग्रंथ है तारीख सलातीन अफगानी। तारीख सलातीन अफगानी ये ग्रंथ है। तारीख सलातीन अफगानी, इसको पूरा नाम इस रूप में भी जानते हैं, उसको तारीख शाही भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तारीख शाही भी कहते हैं। इसके लेखक थे अहमद यादगार। क्या नाम था इसके लेखक का? नाम अहमद यादगार। तारीख सलातीन अफगानी का लेखक का नाम था अहमद यादगार। और इन्होंने क्या लिखा इसके अंदर और कब लिखा? इन्होंने इसके अंदर विशेष रूप से लोधी वंश का उल्लेख किया, जो 14वीं और 15वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रूप से ग्रंथ माना जाता है। इसमें लोधी वंश की जानकारी मिलती है। इसका नाम था तारीख सलातीन अफगानी। अहमद यादगार के द्वारा लोधी वंश का उल्लेख किया गया। 18वां है मखजन अफगानी। मखजन अफगानी, इसके लेखक थे नियामतुल्लाह। कौन थे? नियामतुल्लाह। और इसमें लोधी वंश की जानकारी का उल्लेख मिलता है। कौन से वंश की जानकारी मिलती है? इसमें लोधी वंश की जानकारी मिलती है। तो याद रहे, इसमें लोधी वंश की जानकारी मिलती है। ये लोधी वंश का उल्लेख होता है। और लेखक का नाम क्या था? जिसका ग्रंथ का नाम था मखजन अफगानी। और लेखक का नाम था नियामतुल्लाह। क्या नाम था? नियामतुल्लाह। और 19वां ग्रंथ है तारीख दाऊदी। इसके लेखक थे अब्दुल्ला। तारीख दाऊदी जो कौन थे? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने ये ग्रंथ लिखा था तारीख दाऊदी। और इस ग्रंथ में क्या लिखा? इस ग्रंथ में उन्होंने बहलोल लोधी का बंगाल के सुल्तान के साथ जो संबंध था उसका उल्लेख किया, क्योंकि बंगाल के सुल्तान उस समय थे दाऊद शाह। कौन थे? दाऊद शाह। इसलिए दाऊद शाह का संबंध जो था लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी, उसके साथ उन्होंने उल्लेखित किया। अब्दुल्ला ने इसलिए इसका ग्रंथ करा था तारीख दाऊदी। क्या नाम था? तारीख दाऊदी। और अब उसके बाद चालू होता है मुगल काल। तो यहाँ तक के जो ग्रंथ थे 19 तक, ये अपने आप में दिल्ली सल्तनत के वे ग्रंथ थे जो दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा उल्लेखित किए गए। और अब जो ग्रंथ हम पढ़ेंगे वो मध्यकाल के मुगल काल के शासकों के ग्रंथ माने जाएंगे। इसीलिए यहाँ तक का इतिहास हमने जो पढ़ा साहित्यिक स्रोत के रूप में, वो अरबी और फारसी में और क्षेत्रीय भाषाओं में रहा। और ये दिल्ली सल्तनत का और उस समय का काल रहा जिसमें वहाँ के विद्वानों ने इस ग्रंथों को लिखा। अब हम बात करेंगे किसकी? मुगल काल के शासकों की।